हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे कार्ब एनायन क्या होता है, इसका बनना और इसकी संरचना और इनके स्थायित्व के बारे में आज हम आपके सामने बताएंगे। इससे पहले मैंने कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक के बारे में बता चुका है और यूनिट 1 के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप उसे क्लिक करके सारे के सारे यूनिट 1 के वीडियोस को देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कार्ब एनायन के बारे में। ये सेम टू सेम कार्बोकेटायन का जस्ट उल्टा होता है ना। ये कार्बोकेटायन का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब जो हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था जस्ट टू सेम वैसा काम नहीं करेगा, उसका उल्टा काम करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। कार्ब एनायन, ठीक है, क्या है कार्ब एनायन का आज हम डेफिनेशन, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कार्ब एनायन क्या होता है। कार्ब एनायन, इसे हम कार्बो एनायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कार्बो एनायन भी कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। हाँ, कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक की वीडियोस नहीं देखें तो हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा भाई, आप वहाँ जाकर भी उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बताएंगे कार्ब एनायन के बारे में। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। कार्ब एनायन या कार्बो एनायन वह ऋण आवेशित आयन है जिसमें एक ऐसा कार्बन परमाणु होता है जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होते हैं। ठीक है, समझ गए? एक बार और पढ़ते हैं, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, कार्ब एनायन थोड़ा सा आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। कार्ब एनायन या कार्बोकेटायन, एनायन, कार्बो एनायन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैटायन के बारे में नहीं। इसे हम कार्बो एनायन के नाम से भी जानते हैं। वह ऋणावेशित आयन है जिसमें एक ऐसा कार्बन परमाणु होता है जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण होता है। समझ गए? चलिए अब बता देते हैं आपको। आपने कार्बोकेटायन में क्या देखा था? कार्बोकेटायन में हमने देखा था कि कार्बन के ऊपर तो धन आवेश होता है, ऋण आवेश तो होता ही नहीं है ना। लेकिन इसमें ऋण आवेश है और उसमें धन आवेश होता था और उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? कार्बोकेटायन के बाह्यतम कोश में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहते थे, परंतु इसके बाह्यतम कोश का जो अष्टक है वह क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण होता है। क्योंकि इसमें ऋणावेश होता है, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर ऋणावेश लगता है। तो ये हो गया कार्ब एनायन। और नीचे देख लीजिए, इसमें 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और 1 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब हम इसे आगे संरचना में समझाएंगे। मतलब इसका कहना है कि इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आपस में बॉन्ड के रूप में रहते हैं और एक जो युग्म पाया जाता है वह बॉन्ड के साथ जुड़ा नहीं होता, अनाबंधी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर एक एल्किल समूह मेथिल लिया गया है और X कोई अन्य परमाणु है। तो इसका हम बंध विदलन करते हैं, बंध का विखंडन करते हैं, तो हमें कार्ब एनायन प्राप्त हो गया और X के ऊपर धनावेश आ गया। इसका मतलब समझे आप, है ना? क्या हो गया इसका मतलब समझे आप? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है इसका मतलब। पहले लिख लो कार्ब, यदि वो कार्बन के ऊपर धनावेश होता तो वो कार्बोकेटायन कहलाता। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये कोई 2 कार्बन और X जो है कोई 2 परमाणु हैं, आपस में ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपस में क्या जुड़े हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इस बंध को हमने तोड़ना चाहा
और तोड़ा किसके सहायता से? विषमांग विखंडन। विखंडन यानी तोड़ना, तो हमने विषमांग विखंडन का प्रयोग किया और इसे तोड़ा। और आप जानते ही होंगे विषमांग विखंडन में तोड़ने पर जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन जो है, कार्बन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व था, इसलिए जो सहसंयोजक बंधक का जो इलेक्ट्रॉन थे वे अपनी ओर खींच लिया उन्होंने, जिससे कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ गया और एक्स के ऊपर धनावेश आ गया। समझ गए? ये होता है आप विषमांग विखंडन और समांग विखंडन के वीडियो देखिए, आप उसे समझ जाएंगे तो आप कार्बोकेटायन बहुत ही, कार्बोकेटायन कार्बो एनायन मुक्त मूलक आपके लिए बच्चों का खेल लगेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसके डेफिनेशन बता दिए, उदाहरण हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। CH3 और X में से हमने कार्बो एनायन का हल किया, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। कार्बो एनायन जो है ऋणात्मक में आया, मतलब कार्बो एनायन आया, और X जो है कार्बोकेटायन में रूप में आ गया। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या बोला था मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं देख लीजिए, ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ रहता है और 2 ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेश के साथ रहता है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, और मैंने कार्बोकेटायन का भी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बताया था वैसे भी। चलिए आगे कुछ अन्य एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर अन्य उदाहरण में मेथिल कार्बो एनायन, एथिल कार्बो एनायन, प्रोपिल कार्बो एनायन, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जितने भी एल्किल समूह हैं उसमें यदि ऋण लगा देते हैं तो वे एनायन कहलाएंगे, और सभी में यदि हम धन लगा दें तो वे सभी के सभी कार्बोकेटायन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बताएंगे इनका स्थायित्व क्या होता है। जैसे कि कार्बोकेटायन में बताया था 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, मतलब तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक कार्बो एनायन के बारे में हम आपको बताएंगे। कौन सा सबसे ज़्यादा स्थायी होता है इन चारों में, 3 अंश, 2 अंश, 1 अंश या मेथिल कार्बो एनायन। चलिए बताते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, जो लिखा हुआ है उसे ही आप साफ साफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 अंश कार्ब एनायन जो होता है वह 2 अंश तथा 1 अंश के कार्ब एनायन से कम स्थायी होता है। मतलब जो 3 अंश का कार्ब एनायन है वह सबसे कम स्थायी होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे अधिक मेथिल, फिर 1 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो समझ गए, ये है इसका स्थायित्व का क्रम। तो चलिए पढ़िए। 3 अंश कार्ब एनायन 2 अंश तथा 1 अंश के कार्ब एनायन से कम स्थायी होता है, क्योंकि चलिए फोकस कर लेते हैं एक बार। क्योंकि उसमें एल्किल समूह जो होता है अधिक पाया जाता है। आपने देखा होगा जो 3 अंश के कार्बो एनायन है उसमें एल्किल समूह ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब 3 अंश का है तो 3 एल्किल समूह, 2 अंश है इसमें 2 एल्किल समूह, 1 अंश है तो 1 एल्किल समूह पाया जाता है। तो ये एल्किल समूह क्या प्रभाव डालता है भाई, जो एल्किल समूह होता है ना उसमें हम जानते हैं +I इफेक्ट पाया जाता है, +I प्रभाव पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, क्योंकि एल्किल समूह अधिक पाया जाता है जो कि उसमें +I इफेक्ट पाया जाता है, जो कि कार्बन पर क्या करता है, ऋणावेश को बढ़ा देता है। क्या कर रहा है वो, जो कार्बन है उसमें ऋण आवेश की क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की तो क्षमता बढ़ा लेता है वह, परंतु जो उसका स्थायित्व होता है वह घटा देता है यह। जबकि जब कार्बोकेटायन पढ़ते थे तो उसमें जो +I इफेक्ट है वह काम नहीं करता था, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करता था, है ना। तो यहाँ पर आप उसका स्थायित्व देख ही सकते हैं। क्यों,
अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा एल्किल समूह होंगे वे उसका स्थायित्व को घटाते जाता है, जिसमें सबसे कम एल्किल समूह होंगे वे ज़्यादा स्थायी होगा। तो यही है उसका क्रम। ठीक है, अब चलिए बताते हैं संरचना। तो देखिए ये संरचना कुछ sp3 संकरण के प्रकार की दिख रही है, अर्थात ये कार्ब एनायन परमाणु पर sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यह कार्बो एनायन sp3 संकरण अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, संरचना है, नॉर्मल आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, उन्हीं तीनों के बारे में आपको जानकारी है तो आपको उसी को लिख देना है। तो मैं जैसे लिखा है उसे पढ़ लेता हूँ। जैसे कि यह कार्ब एनायन परमाणु पर sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जिसके जो 3 संकरित कक्षक होते हैं वे अन्य परमाणु के साथ समाक्ष अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध से जुड़े हुए होते हैं, और जो एक बंध होता है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब Lp पाया जाता है उसमें। Lp मतलब लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि बंध नहीं बनाता है ना, वो अलग ही रूप में रहता है। तो इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उसके कारण जो sp3 संकरण की जो संरचना होती है, sp3 संकरण की संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय, और वही संरचना को यह बनने नहीं देता, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देता है, पिरामिडीय बना देता है। और पिरामिडी किसकी संरचना होती है, अमोनिया की, NH3 की, क्योंकि NH3 में भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से बना देता है, देख ही सकते हैं आप चित्र में, है ना। तो ये उसको ऐसे बना दिया। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, वह तो चलिए कर दिया आपकी संरचना को बिगाड़ दिया, परंतु उसका जो एंगल होता है, कोण होता है, उसे भी वह क्या करता है, घटा देता है। जो एक तो कुल मिला के देखा जाए तो जो आप संकरण पढ़े होंगे, sp3 संकरण क्या होता था उसमें, वही सेम टू सेम आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कीजिए या उसे लिख दीजिए, या अपने मन से जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, यही उसका कारण है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, 104 अंश इसका कोण हो जाता है। ठीक है, हाँ, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं ये वीडियो थोड़ा वॉइस ओवर में कर रहा हूँ, तो शायद आपको मेरे हाथ और मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैं जब इसका वॉइस ओवर पहले कर रहा था तो वीडियो थोड़ा क्वालिटी घट गया था, है ना। तो ये सब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको कार्बोकेटायन और मुक्त मूलक के वीडियोस और समाक्ष विखंडन के अलग अलग वीडियोस के लिंक खुद मिल जाएंगे, और जो अन्य वीडियोस हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर एक प्लेलिस्ट के रूप में डालूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में BSc फर्स्ट ईयर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।